हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विथ नितेश। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहा है। तो देखिए आज किस किस टॉपिक से इस साल जो है एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं किस किस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक को हम उठाए हैं और वो कवर करने वाले हैं। हमें बहुत ज्यादा इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में इन टॉपिक से प्रश्न देखने को जरूर मिल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्नों की तरफ। हम लोगों का पहला प्रश्न है अधिकतम जनसंख्या घनत्व यानी कि वर्ग किलोमीटर। अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो वर्ग किलोमीटर होता है यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 के जनगणना के अनुसार बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमने कुछ सवाल उठाए हैं। तो देखिए अधिकतम जनसंख्या घनत्व क्या है, तो किस राज्य में है। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में है और 1106 है। बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व 1106 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो बिहार में जो है 1106 व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। ये सबसे ज्यादा पहले नंबर पर है। दूसरे पश्चिम बंगाल जिसमें 1028 व्यक्ति। और भारत में और पूरे भारत में देखा जाए तो 382 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर व्यक्ति थे। 382 व्यक्ति थे पर किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछे जाने के चांसेस है। भारत में घनत्व जो है 382 और सबसे ज्यादा बिहार में 1106 राज्य में है। और जो है दूसरे नंबर पे 1028 पश्चिम बंगाल में। फिर हम लोग का अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य में है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर मात्र जो है 17 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 17 लोग रहते हैं। और मिजोरम जो है 52 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश में है तो सबसे ज्यादा दिल्ली में रहते हैं। और भारत के किसी भी जगह पर सबसे ज्यादा दिल्ली में ही है, जो कि 11,320 व्यक्ति हैं जो प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा है। दिल्ली में जो है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे ज्यादा रहते हैं। और भारत और अंडमान और निकोबार में जो है 46 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। यह सबसे कम है। दिल्ली में सबसे अधिक जो है 11,320 और अंडमान और निकोबार में 46 लोग जो है सबसे कम है। यह व्यक्ति जो रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे कम जो है अंडमान और निकोबार में रहते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। अधिकतम लिंगानुपात किस राज्य में है। तो केरल में जो है अधिकतम लिंगानुपात है जो 184 है। और दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहाँ के 995 लोग है। लिंगानुपात का मतलब यह है कि 1000 व्यक्तियों पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुष पर फीमेल्स की संख्या, 1000 पुरुष पर फीमेल की कितने फीमेल हैं, वही होता है लिंगानुपात। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब है न्यूनतम लिंगानुपात। तो अधिकतम था जो है केरल में 1084 और न्यूनतम है तो न्यूनतम जो है हरियाणा में है 879 और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर है। सबसे कम में दूसरे नंबर पर है 889। उसमें पहले पे केरल था अधिकतम में 1084 और दूसरे पे था तमिलनाडु 995 जो लिंगानुपात था। 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या जो लिंगानुपात होता है। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी में है और 1037 है। ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है और केंद्र शासित प्रदेश में जो है पहले नंबर पर है। और न्यूनतम लिंगानुपात देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो वो है दमन एवं दीव, जो कि बहुत ही कम 618 है। इतना नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम है। 618 दमन एवं दीव में है। और फिर अगला है हम लोग का है भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का जो लिंगानुपात 943 है। भारत का कुल लिंगानुपात जो है 943 है। साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल में है जो कि 94% और दूसरे नंबर पर है मिजोरम जो कि 91.3% है। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात करेंगे तो सबसे अधिक साक्षरता दर बिहार में है जो कि 61.8% है। और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश जहाँ की 65.4% यानी 65.4% है। फिर आगे बढ़ेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है, जहाँ पर 91.8% साक्षरता दर है। 91.8%।
न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दादरा एवं नागर हवेली है। और यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश, इस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर है जो कि 76.2% था। इसके पहले था सर्वाधिक वाला 91.8%, वो था लक्षद्वीप में। और फिर अगला है जो न्यूनतम साक्षरता है दादरा नागर हवेली में। और स्त्री और पुरुषों पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर जो है राजस्थान में है। पुरुष और महिला में सबसे अधिक साक्षरता में अंतर जो है वो राजस्थान में है। बात करेंगे हम पूरे भारत की साक्षरता दर, तो भारत की पूरी साक्षरता दर 74.04% है। भारत में पूरी साक्षरता दर 74.04% है। भारत में कुल पुरुष जो है कितने साक्षर है, तो 82.14%। और भारत में कुल महिलाएं कितने प्रतिशत जो है साक्षर है, तो है 65.44%। यह दोनों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और यह भी दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जनगणना की शुरुआत जो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। अब भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी में हुआ था। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है 20 करोड़ जनसंख्या थी उसमें लगभग। और जो है दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था जिसमें लगभग 11 करोड़ लोग रहते थे, 2011 की जनगणना का अनुसार है। और तीसरे स्थान पर था बिहार जिसमें 10 करोड़ लोग। फिर हम देखेंगे आगे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य है सिक्किम, जहाँ पे 6 लाख, ये पहले नंबर पर है। और दूसरे पर है मिजोरम जहाँ पर 10 लाख लोग थे। केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे हम लोग जनसंख्या, सबसे अधिक जो जनसंख्या जो है दिल्ली में थी 1.67 करोड़। उसके बाद जो है न्यूनतम जनसंख्या जो है लक्षद्वीप में थी 64,000। और सबसे अधिक जनसंख्या जो है दिल्ली में थी केंद्र शासित प्रदेश में 1.67 करोड़। और सबसे कम जो है लक्षद्वीप में 64,000 जनसंख्या थी। 10 की वृद्धि राज्य, यानी कि किस राज्य में 10 की वृद्धि कितना हुआ, तो देखेंगे तो मेघालय में जो है 10 की वृद्धि, यानी 2001 में जो जनगणना हुआ था वो जो है 2011 में कितना वृद्धि किया गया था, तो 2001 से 2011 के बीच में जो है जनगणना में मेघालय में जो है 27.8% की वृद्धि देखी गई। और अरुणाचल प्रदेश जो दूसरे नंबर पर था उसमें 26% की वृद्धि देखी गई। और 10 की गिरावट राज्य, यानी कैसे कौन सा राज्य जिसमें गिरावट आई थी, तो गिरावट भी आया था एक राज्य में, नागालैंड में जो है माइनस में था, वहां पर वृद्धि नहीं हो पाई थी, वहां पर लोग कम हो गए थे, 0.6% की कमी हो गई थी नागालैंड में। दोस्तों अब हम लोग का जनगणना से प्रश्न लगभग समाप्त हो चुके हैं, मतलब बहुत प्रश्न और भी बनेंगे लेकिन जो महत्वपूर्ण थे वो समाप्त हो गए। अब पंचवर्षीय योजना से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैराल्ड बोमर मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैराल्ड बोमर मॉडल पर आधारित थी, या हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी मेट्टू जो है पहली पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। आगे बढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय सीमा जो है 1956 से 61 तक है। यह योजना कृषि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो है मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। भिलाई इस्पात, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में जो है भिलाई इस्पात कारखाना का निर्माण हुआ था, जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। यानी भिलाई इस्पात जो है छत्तीसगढ़ में है, और इसकी स्थापना इसी योजना में की गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी भिलाई इस्पात कारखाना की। और किस देश की मदद से की गया था, तो वो रूस देश की मदद से किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, और जो है दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है यह पश्चिम बंगाल में है, और यह ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। एक रूस के सहयोग से किया गया था भिलाई वाला, और जो है दुर्गापुर वाला जो है ब्रिटेन के। और राउरकेला इस्पात कारखाना, जो राउरकेला इस्पात कारखाना है उड़ीसा में है, और यह जर्मनी से सहयोग से जो है
इसका निर्माण हुआ था, जो जर्मनी से उसे बनाया गया था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई, यानी खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो यह 1961 से 1966 तक थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। यह तीसरा का है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना मुख्य उद्देश्य था। इसी समय भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी थी। बहुत कम लक्ष्य प्राप्त हुआ था इस योजना में। पंचवर्षीय योजना के बाद एक हुआ 1966 से 69 तक एक हुआ अवकाश योजना, अवकाश, जिसमें योजना जो अवकाश रहा था। उसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का समय सीमा जो है 1969 से 74 तक था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय 1974 से 78 तक था। इसको एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया एसएससी में इस वर्ष कि किस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी अनवरत योजना। 1978 से 1980 के बीच में अनवरत योजना आया था। और जो छठी पंचवर्षीय योजना जो है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक थी। उसके बाद जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना जो आती है वो हमारे 1985 से 90 तक, सातवीं पंचवर्षीय 1985 से 90 तक। और योजनाओं का हुआ था 1990 से 1992 तक। फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना आती है 1992 से 97। फिर नौवीं आती है 97 से 2002। फिर 10वीं आती है 2002 से 2007। और 11वीं आती है 2002 से 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब से कब तक चला था।